वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने इस पोएम के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। फर्स्ट 23 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम इसकी रिमेनिंग लाइन्स की एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं, देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, इसको 1687 में इंग्लिश पोइट लॉरिएट जॉन ड्राइडन ने लिखा था। एंड इसको लिखा क्यों था? एक्चुअली में लंदन में सेंट सिसिलियाज डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था 22 नवंबर को। एंड ये जो सेलिब्रेशन है वो मोस्टली किन ईयर्स में देखेगी? 1683 टू 1703 में। अब सेंट सिसिलिया, जिनको उनकी सेनिटी की वजह से माना जाता था, इनका जो रिलीजन था, उस जो इनका फेथ था और इनकी जो डिवोशन थी गॉड की तरफ, उन सब चीज़ों की वजह से इनको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था। एंड इनका जो म्यूज़िक है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता था, उसको हारमोनियस म्यूज़िक माना जाता था एंड हेवनली म्यूज़िक माना जाता था। एंड अगर हम पोएम के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें सेंट सिसिलिया को डिस्कस किया गया है, म्यूज़िक का ओरिजिन कैसे होता है उसको डिस्कस किया गया है, म्यूज़िक और ह्यूमंस का आपस में क्या रिलेशन है इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। एंड जो म्यूज़िक है वो ह्यूमंस में इमोशंस कैसे जो है ना वो बनाता है और ह्यूमंस उस म्यूज़िक की तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे जो है वो रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को इस पूरे सॉन्ग में, पूरी पोएम में जो है वो डिस्कस किया गया है। अब पोएम की हम जो रिमेनिंग लाइन्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। 25th लाइन है पोइम की, द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर। अब यहाँ पे जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बताया गया है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट, जिसको हम ड्रम भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो ट्रम्पेट है इसका एक लाउड साउंड होता है और जब वो लाउड साउंड हमें सुनाई देता है मीन्स के वो साउंड हमें कहता है कि हम कोई एक्शन लें एज अ ह्यूमन। अब वो किस चीज़ के लिए एक्शन ले वो नेक्स्ट लाइन में स्पीकर बताता है। एक्साइट्स अस टू आर्म्स, ये जो साउंड है वो हमें कहता है कि कोई एक्शन लो, कोई मूवमेंट जो है वो करो। विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर एंड मॉर्टल अलार्म्स, अब ये जो ट्रम्पेट का साउंड है ये हाई पिच्ड साउंड होता है, इसके जो नोट्स होते हैं वो हाई पिच्ड होते हैं, वो हमें सिग्नल देते हैं एंगर और डेंजर के। मीन्स के ये जो साउंड है वो हमें कहता है कि कोई डेंजर आने वाला है, कोई ख़तरा आ रहा है, कोई वॉर स्टार्ट होने वाली है, कोई बैटल स्टार्ट होने वाली है, तो आप अलर्ट हो जाएं। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आप उस अलार्म को सुनते हो, उस अनाउंसमेंट को सुनते हो और ट्रम्पेट के साउंड को जब सुनते हो तो आपके अंदर एक इमोशन जो है ना वो पैदा होता है और उस इमोशन के बाद जो है वो आप एक्शन लेते हो। और एक्शन किसके अगेंस्ट लेते हो? उस एनिमी के अगेंस्ट, जो कि आपको ट्रम्पेट बता रहा होता है कि एनिमी आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम। और ये जो ड्रम है इसका साउंड जो है वो लाउड से लाउड होता जाता है और वो इंटेंस हो जाता है और आपको कहता है कि आप एक्शन लें और फास्ट एक्शन लें। क्राइज हार्क डिफ्यूज कम, चार्ज चार्ज, इट्स टू लेट टू रिट्रीट, कि एनिमी जो है वो आ रहा है, इससे पहले कि एनिमी पहुंच जाए और आप पर अटैक कर दे, इससे पहले जो है वो आप एक्शन ले लें, अपने डिफेंस के लिए कुछ कर लें और रेडी हो जाएं क्योंकि बैटल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है और वो है फूड। अब फूड जो है वो कैसे ह्यूमन इमोशंस को जो है वो पैदा करता है, ह्यूमन इमोशंस में वो कैसे रोल प्ले करता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर ने एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब किया है और वो है फूड। अब फूड ह्यूमन इमोशंस को कैसे पैदा करता है, उनको कैसे वो बर्थ देता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फूड, कि जो फूड है उसका जो म्यूज़िक होता है, उसका जो साउंड होता है वो बहुत जेंटल होता है, मेलैंकोलिक होता है और वो सोरो को एक्सप्रेस करता है। इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स, अभी जो फूड है इसको बांसुरी भी कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में। तो ये क्या इमोशंस को रिवील करता है और इसका जो साउंड होता है वो फेडिंग होता है और उसके एंड पे वो जो साउंड फेड हो रहा होता है उसमें जो है वो सोरो को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है, उसमें जो है वो ग्रीफ होता है। द वूज ऑफ होपलेस लवर्स, इसका म्यूज़िक कुछ ऐसा होता है, इसका जो साउंड है वो ऐसा फील होता है कि जैसे कोई लवर है वो एक दूसरे से जो है ना वो दूर हो गए हैं और एक जो लवर है वो अपने बिलव्ड से जो है वो सेपरेट हो चुका है और वो उस ग्रीफ को जो है वो फील कर सकता है इस म्यूज़िक में। Whose dirge is whispered by the warbling lute,
और जो लूड है वो लेमेंट करती है, विस्पर करती है, और जो लॉस्ट बिलव्ड है उस पर लेमेंट किया जाता है इस म्यूज़िक के थ्रू। शार्प वायलेंस प्रोक्लेम, देन जो है वो वायलिन को एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब किया है पोइट ने इस पोएम में, वो वायलिन है। अब वायलिन जो है वो उसका साउंड शार्प होता है और वो स्ट्रॉन्ग इमोशन को अनाउंस करता है। देयर जेलस पैंग्स एंड डेस्पिरेशन, जो वायलिन है इसके अंदर जेलसी होती है और डेस्पिरेशन होती है। मीन्स कि उसका जो साउंड है वो एक इमोशन को जो है ना वो आपके अंदर बढ़ देता है, और वो इमोशन कौन सा होता है? जेलसी का होता है। नेक्स्ट लाइन्स है, fury, frantic indignation, depth of pain and height of passion। अब वायलिन के अंदर जो है ना वो डाइवर्सिटी होती है। मीन्स के इसमें इंटेंस एंगर भी जो है वो शो करवाया जाता है। उसके साउंड में जो है वो ऐसा आपको फील होता है कि एंगर है, आउटरेज है, सफरिंग है, पेन है, इंटेंसिटी है। इस टाइप का जो म्यूज़िक होता है ना वो वायलिन का होता है। और ऐसे इमोशंस जो है वो आपके अंदर जो है वो पैदा होते हैं जब आप इस म्यूज़िक को सुनते हैं। फॉर द फेयर डिसडेनफुल डेम, और ये जो इमोशंस हैं वो इंस्पायर किससे हुए हैं? वो एक वुमन से हुए हैं, क्योंकि एक वुमन के अंदर ब्यूटी भी होती है, एंगर भी होता है। तो एक वुमन से इंस्पायर्ड होकर ये सारे इमोशंस जो है ना वो वायलिन में आए हैं। और वो वायलिन जो है ना जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ही इमोशंस जो है वो आते हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच। स्पीकर सबसे पहले जो है वो ट्रम्पेट को एक्सप्लेन करता है, देन फ्लूट को एक्सप्लेन करता है, देन वायलिन को एक्सप्लेन करता है, और अब जो है ना वो कहता है कि आर्ट क्या टीच करता है, उसको देखते हैं। अब आर्ट को क्रिएट कौन करता है? ह्यूमन। मीन्स कि जो ह्यूमन आर्ट है वो हमें क्या टीच करता है उसको हम देखेंगे। व्हाट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, कि ह्यूमन की जो वॉइस है वो कहाँ तक जो है वो पहुँच सकती है। उसका जो म्यूज़िक है उसके अंदर की जो स्वीट वॉइस है वो कहाँ तक पहुँचती है। वो जो आर्ट क्रिएट करता है या फिर ह्यूमंस के अंदर जो आर्ट है वो कहाँ तक पहुँच सकता है। दी सैक्रेड ऑर्गन्स प्रेज, ह्यूमन ऑर्गन को सैक्रेड माना जाता है और उसे जो है ना वो सैक्रेड म्यूज़िक के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, नोट्स दैट विंग देयर हेवनली वेज। ये जो ऑर्गन है, ह्यूमन मीन्स के ह्यूमन ऑर्गन जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जहाँ से जो वॉइस है वो बनती है और इस म्यूज़िक को जो है वो सिंग किया जाता है, वो किस चीज़ के लिए सिंग करती हैं? वो डिवाइन लव के लिए सिंग करती हैं। और वो जो वॉइस है वो हेवन से आती है, और हेवन में जो वो म्यूज़िक है वो सिंग किया जाता है, उसको वहाँ पे सुना जाता है। नेक्स्ट जो है वो एक म्यूजिशियन को डिस्कस किया गया है। तो स्पीकर इसमें कहते हैं, ऑर्फियस कुड लीड दी सवेज रेस, कि ऑर्फियस जो है ना जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में म्यूजिशियन है, वो वाइल्ड एनिमल को भी टेम कर सकते हैं, उनको भी धोखा दे सकते हैं अपने म्यूज़िक से। एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, और ट्रीज जब उस म्यूज़िक को सुनते हैं, ऑर्फियस के म्यूज़िक को वो जब सुनते हैं तो वो अपनी जगह से जो है ना वो दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर वो उस तरफ जाते हैं जहाँ पे ऑर्फियस के म्यूज़िक की वॉइस आ रही होती है। उनकी आवाज़ की तरफ जो है ना वो हर चीज़ चलना शुरू हो जाती है। सिकेशियस ऑफ द लिर, जितने भी एनिमल्स हैं और ट्रीज़ हैं वो सब ऑर्फियस के म्यूज़िक को सुनते हैं, उनके लिरिक्स को सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं और उनके म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड जहाँ से भी ऑर्फियस की आवाज़ आ रही होती है, उनकी वॉइस आ रही होती है, हर चीज़ जो है वो उनकी तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, बट ब्राइट सिसिलियाज रेस दी वंडर हायर। देन जो है वो सिसिलिया को एक्सप्लेन किया जाता है। कहते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह, हर चीज़ का म्यूज़िक अपनी जगह, लेकिन सिसिलिया की जो बात है वो और है, वो डिफरेंट है सबसे। उनका जो म्यूज़िक है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि उनके म्यूज़िक में वो चीज़ है जो कि गॉड को अट्रैक्ट करती है, या फिर गॉड जो है ना वो लव करते हैं इनकी वॉइस को, इनकी म्यूज़िक को, इनके नोट्स को। व्हेन टू हर ऑर्गन वोकल ब्रेथ वाज गिवन, और सिसिलिया जब सिंग करती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो ऑर्गन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट को आवाज़ दे दी गई है जिससे वो जो है वो सिंग करती हैं, और वो ब्यूटीफुली सिंग करती हैं। एन एंजल हेयर्ड एंड स्ट्रेट अपीयर्ड, अब जो एंजल्स हैं वो भी इस म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, सिसिलिया की सिंगिंग को एंजॉय करते हैं, और सिसिलिया के पास आ जाते हैं जब वो सिंग करती हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, और एंजल्स को ऐसा लगता है कि वो हेवन में है, इवन कि वो अर्थ पर आ जाते हैं उस म्यूज़िक को सुनते सुनते, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो अभी भी हेवन में है जबकि वो अर्थ पर होते हैं। पोएम के 7 स्टैंजास के बाद एंड पे एक ग्रैंड कोरस दिया गया है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रैंड कोरस की लाइन्स कुछ ऐसी हैं, एज फ्रॉम द पावर ऑफ सैक्रेड लेज द स्फेयर्स बिगन टू मूव,
कि जो म्यूज़िक है, ये जो सेक्रेड म्यूज़िक है, जिसके अंदर जो है वो डिवाइन एलिमेंट्स हैं, डिवाइन को प्रेज़ किया गया है, डिविनिटी को जो है वो प्रेज़ किया गया है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स के ये स्काई या फिर जो अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, या फिर हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करें तो वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज। और हर कोई क्या सिंग करता है, वो सिर्फ अपने क्रिएटर को जो है वो सेलिब्रेट करता है, उसको प्रेज करता है, अपनी सिंगिंग में जो है वो अपने क्रिएटर को लेकर आता है, जिसने जो है वो हर चीज़ को बर्थ दी है इस वर्ल्ड में। टू नेक्स्ट लाइन्स हैं, सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर दिस क्रम्बलिंग पीजेंट शेल डिवोर। कि जब जो है वो लास्ट आवर होगा, ये वर्ल्ड जब ख़त्म हो जाएगी, जब फाइनल आवर होगा, तो हर चीज़ जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एक म्यूज़िक आएगा और एक लाउड वॉइस आएगी जिसको हर कोई सुनेगा, और उसके बाद जो है ना वो हर तरफ साइलेंस हो जाएगी, और हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस वर्ल्ड से। द ट्रम्पिट शैल बी हर्ड ऑन हाई। और जो ट्रम्पिक होगा, वो जो ड्रम लाइक साउंड होगा, वो हर कोई सुन सकेगा, उसका जो साउंड है वो बहुत लाउड होगा। द डेड शैल लिव, द लिविंग डाई। जो डेड होंगे वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे, वो उनको दोबारा से लाइफ मिल जाएगी उस साउंड की वजह से। और जो ज़िंदा हैं, जो अभी अलाइव थे इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर, वो डेड हो जाएंगे उस साउंड को सुनने के बाद। उस साउंड की जो पिच है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साउंड है वो इतना हाई होगा, उसके जो नोट्स हैं वो बहुत हाई होंगे। एंड जब आप इस ट्रम्पेट का साउंड सुनोगे तो आपके जो ईयर हैं वो इस चीज़ को बियर नहीं कर पाएंगे, वो जो साउंड होगा उसको बियर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो डेड हैं वो अलाइव हो जाएंगे, और जो अलाइव हैं वो डेड हो जाएंगे। एंड पोइम की लास्ट लाइन है, एंड म्यूज़िक शेल अनट्यून द स्काई। और म्यूज़िक क्या करेगा कि वो इस यूनिवर्स की हारमोनी को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे जो है ना वो डिस्टर्ब कर देगा। एंड इसी के साथ ये जो पोइम है वो एंड हो जाती है। इस पूरी पोएम में म्यूज़िक को सेलिब्रेट किया गया है कि जब ये यूनिवर्स बनी थी, म्यूज़िक भी जो है वो साथ ही बना था, और उस म्यूज़िक ने जो है ना वो पूरी वर्ल्ड में हारमोनी को जो है ना वो फैलाया था, और उस हारमोनी की वजह से ही ये वर्ल्ड जो है वो ऑर्डर में आई थी। पहले ये वर्ल्ड जो है वो डिसऑर्डर्ड थी, लेकिन जैसे जैसे जो है वो म्यूज़िक आया, ये वर्ल्ड जो है वो ऑर्डर में आती गई। एंड म्यूज़िक जो है वो ह्यूमंस के अंदर इमोशंस को बर्थ देता है। अब डिफरेंट हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा कि वो किस तरह से हमारे अंदर इमोशंस को जो है ना वो क्रिएट करते हैं, और हम कैसे जो है ना उस म्यूज़िक की तरफ रिएक्ट करते हैं, हम कैसे उस म्यूज़िक की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। एंड लास्ट जो लाइन्स हैं वो यही डिस्क्राइब करती हैं कि जैसे इस वर्ल्ड का जो स्टार्ट है वो म्यूज़िक से हुआ था, इस अर्थ का जो स्टार्ट है, यूनिवर्स का जो स्टार्ट है वो म्यूज़िक से हुआ था, वैसे ही इस यूनिवर्स का जो एंड है वो म्यूज़िक के साथ होगा, ट्रम्पेट की साउंड के साथ होगा, जो कि अनबियरेबल साउंड है। एंड यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। इस पोएम का जो फर्स्ट लेक्चर है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।